गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, है ना। वहाँ पे हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े थे और साथ में हमने कुछ बेसिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जैसे वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि वो लेक्चर अगर आप देखेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशंस, है ना। कंस्ट्रेंट मोशंस का मतलब होता है जैसे आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल दो तीन मासेस हैं, है ना। उसमें से अगर आप किसी एक मास को कोई एक्सेलरेशन दे देते हैं या एक मास को कुछ डिस्प्लेसमेंट से मूव कर देते हैं, तो बाकी मासेस किस तरीके से मूव करेंगे, उनका एक्सेलरेशंस क्या होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट्स क्या होगा, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, इस तरीके के रिलेशंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ठीक है। इस चैप्टर में आपको इस चीज़ का बहुत बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम आपको एक फील देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। जैसे देखो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपके पास देखो दो मासेज हैं, एक ब्लू कलर का एक येलो कलर का। ये दोनों मासेज जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है या रोप के थ्रू कनेक्टेड है। अगर हम इस मास को 2 मीटर नीचे खींच देते हैं तो ये मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या अगर इस मास को हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे देते हैं तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना और किस डायरेक्शन में होगा। तो यानी एक मास का या एक ब्लॉक का मोशन पैरामीटर अगर आपको पता हो तो जो दूसरे मासेस हैं उनके मोशन पैरामीटर कितने होंगे, इस चीज को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो दो मासेस हैं, ये सारे मासेस जो हैं वो रस्सी या रोप या स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी एक ब्लॉक को दो वेलोसिटी दे दो, जैसे हम बोले कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी आप बताइए। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस, और जो मोशन है वो है कंस्ट्रेंट मोशंस। वो जो मोशन है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशंस। ठीक है। क्लियर है? चलो तो करेंगे हम लोग, बहुत इजी होता है। बस जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो अच्छे से। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स बाबू दो तरीके के होंगे जो हम लोग इस चैप्टर में फोकस करेंगे, है ना, जिनके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक है, एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और एक होता है वेज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। ये दोनों तरीके के कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ेंगे, दोनों तरीके के कंस्ट्रेंट्स हमारे सिलेबस में हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आ चुके हैं ऑलरेडी इन सारे टॉपिक से। ठीक है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा मेन फोकस रहेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स पर। ठीक है। क्लियर है ये? अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है ना। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो मासेस होंगे वो स्ट्रिंग्स के थ्रू या रोप के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और आपको मोशन पैरामीटर्स उन मासेस का निकालना है ना, जो हम अभी आपको डिस्कस करके बता रहे थे। जैसे देखो, यहाँ पर दोनों मासेस जो हैं वो स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एग्जांपल हो गया। अब आपको इन मासेस के बीच में रिलेशन निकालना है, किस चीज़ का? मोशन पैरामीटर्स का, कि इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी कितनी होगी, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर भी मासेस जो हैं वो स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसलिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स के हेडिंग के अंदर आएंगे, है ना। इनके मोशन पैरामीटर्स के बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर आप इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन देते हैं तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी। इस तरीके का एनालिसिस आपको करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन
मोशन पैरामीटर्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। We find the relation between motion parameters, displacement, velocity, acceleration of masses connected through strings. कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग्स, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स में आप क्या करते हैं, आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में उन मासेस के मोशन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं जो स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है ना। जैसे दो मासेस है, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक का एक्सेलरेशन पता है तो बताइए दूसरे का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक की वेलोसिटी पता है तो बताओ दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी। आपके सिस्टम में तीन तीन मासेस हैं, सब किसी ना किसी स्ट्रिंग से ही कनेक्टेड है, और इसमें अगर एक का एक्सेलरेशन इतना है तो बाकी के एक्सेलरेशन कितने होंगे। इस तरीके का जो रिलेशन है उन्हीं को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स में मासेस जो है वो हमेशा स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। क्लियर है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स निकालने के बाबू बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो है टेंशन मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड। इस मेथड को अगर तुम सीख जाओगे तो तुमको बहुत आसानी रहेगा, है ना, और तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, और भी मेथड्स हैं लेकिन मेरा एम्फेसिस इसी मेथड पर ज्यादा रहता है। बोलो क्लियर है। तो हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे टेंशन मेथड फॉर स्ट्रिंग्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। बहुत आसान है, आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत आसान होता है, आप आसानी से सीख जाइएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, टेंशन मेथड्स फॉर स्ट्रिंग या फिर वर्चुअल वर्क मेथड। तो सबसे पहले हम, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आई होप कि आपको वर्क के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वर्क क्या है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क जो होता है, मैकेनिकल वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर कभी भी आपको किसी फोर्स का वर्क निकालना होता है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां थीटा जो होता है वो दोनों एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये फोर्स है ना, आपके पास ये फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है, तो आप वर्क डन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। मैकेनिकल वर्क, क्योंकि ये जो मेथड है वो वर्क पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए इसको वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं। तो आपको मैकेनिक्स में वर्क निकालना आना चाहिए। अगर आपको कभी भी किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो आपको देखना है कि उस फोर्स के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और इनटू कॉस थीटा आप कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मैंने दो फोर्सेस लगा दिए, है ना। ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है S। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, और इस डायरेक्शन में इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है ना। टोटल वर्क डन, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू, है ना। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर होता है। ये सारी चीजें तो आपको वेक्टर से पता ही होंगी, है ना। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए आउटपुट इसका क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, और स्केलर है तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप सारे वर्क को ऐड कर देंगे, है ना। तो यानी वर्क डन बाय फोर्स F1 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फोर्स F1 इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री।
तो F इंटू एस इंटू कॉस जीरो करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये वाला वर्क डन आ जाएगा F1 इंटू एस। सिमिलरली वर्क डन बाय फोर्स F2 कितना होगा? अब ये फोर्स F2 लग रहा है ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये cos 90 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स F2 जो है वो 0 है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? F1s प्लस 0, दैट मीन्स इक्वल टू F1 इंटू एस। इसी तरीके से आपको वर्क निकालना है, बहुत सिंपल होता है। अभी हम लोग करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चंस करो तो तुमको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। ये आपका फोर्स F1 है, ये आपका फोर्स F2 है, आपका फोर्स F3 है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट S है ना। और क्वेश्चन यही है कि आपको टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F3। ठीक है, अब F1 और S दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो Fs cos थीटा हो जाएगा F1 इंटू एस। F2 और S के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और वर्क डन बाय फोर्स F3। अब F3 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो ये हो जाएगा F3 इंटू एस इंटू कॉस 180। तो F1 इंटू एस प्लस 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस F3 इंटू एस। तो नेट वर्क डन विल बी F1 माइनस F3 इंटू एस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से आपको एक चीज पता चल रहा है। देखो, F1 का जो वर्क डन आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, F2 का जो वर्क डन है वो 0 आ रहा है, और F3 का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है ना। एक फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है जब उनके बीच का एंगल एक्यूट होगा, 0 भी हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90, है ना। और नेगेटिव भी हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए? ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर आगे बढ़े। तो ये फोर्स मान लो लग रहा है 20 न्यूटन का, ये एंगल 30 डिग्री है, और से डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है। तो आपको वर्क डन निकालना है। आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो डायरेक्ट तरीका है ना, क्योंकि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल डायरेक्टली पता है। देखो, दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो कोई इनिशियल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। वर्क जो हो गया, फोर्स हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, और एंगल हो गया कॉस 30 डिग्री। तो ये हो गया 40 इंटू √3/2, दैट विल बी इक्वल टू 20 √3। तो ये वर्क हो गया। लेकिन हम आपको एक और तरीके से बताना चाहते हैं, क्योंकि वो तरीका हम लोग जनरली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आप क्या करो, आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर दो। तो अगर आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा 20 cos 30 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा 20 sin 30 डिग्री, जो कि 10 न्यूटन हो जाएगा, और ये आपका 10 √3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब आप
इसको भूल जाओ, क्योंकि आपने इस वेक्टर को इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, तो अब आपको इस 20 न्यूटन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इस फोर्स और इस फोर्स को वर्क वैसे ही निकाल लोगे जैसे आपने इधर निकाला था। तो अब आपको अगर टोटल वर्क डन चाहिए, तो वो दो फोर्सेस के वर्क डन के बराबर होगा, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। तो 10√3 और 2 मीटर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10√3 इंटू 2 इंटू कॉस 0 डिग्री। और ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये फिर देखो आ गया 20√3, है ना। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन आई रेकमेंड कि आप ये वाला मेथड सीख लो। मेथड 2 इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेथड 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आई रेकमेंड कि आप ये चीज़ अच्छे से सीख लो। ठीक है, तो आपको वर्क के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया, है ना। क्योंकि हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट्स निकालने के लिए, वो है वर्चुअल वर्क मेथड। वो मेथड क्या है वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है कि आपको वर्क के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वर्क कैसे निकाला जाता है। मैकेनिकल वर्क हमेशा निकाला जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, एफ एस कॉस थीटा, है ना। जहाँ थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम लोग ये मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। देख लो। ठीक है, डन। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंशन मेथड, या फिर या फिर वर्चुअल वर्क मेथड। टेंशन मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड, ये मेथड लगाने के लिए आपको एक कंडीशन को फॉलो करना है। मतलब अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल है तो ही आप इस मेथड से स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट्स निकाल सकते हैं, है ना, या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स के रिलेशंस को निकाल सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले कंडीशन ये देखो, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग्स और पुलिस हैं वो सारे मासलेस होने चाहिए। ठीक है, सारे स्ट्रिंग्स और पुलिस जो हैं वो आपके मासलेस होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा, देयर शुड नॉट बी फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग्स।
ये दो कंडीशंस आपके वैलिड होने चाहिए। ठीक है, इस मेथड से क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके स्ट्रिंग और पुली के पास मास नहीं होना चाहिए, और फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए पुली और स्ट्रिंग्स के बीच में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप बोल सकते हो कि टेंशन विल बी कांस्टेंट इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोल लो, रोप बोल लो, बात सेम ही है ना। टेन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो एक रस्सी में, रस्सी के दौरान, रस्सी पे आप मूव करेंगे तो रस्सी के पर मूव करने के दौरान उसका टेंशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हैं, है ना, बहुत डिटेल में बताई हैं कि पुली के पास मास आएगा तो क्या होगा, अगर रस्सी के पास मास आ जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर की हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर आपको इस मेथड को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को बनाना है, आपको मासेस के मोशन पैरामीटर्स के बीच में कंस्ट्रेंट्स निकालना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि एक रस्सी पे मूव करने के दौरान रस्सी पे टेंशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट, है ना। रस्सी के अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी आप ये लगाओगे। और ये कंडीशन मैंने कोई बहुत ऐसा वो नहीं कहा, आपके 99% क्वेश्चंस इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। आप 99% क्वेश्चंस एनएलएम में जो बनाएंगे उसमें आपका स्ट्रिंग पुली ये सब मासलेस रहेगा, है ना, और पुली वगैरह जो है वो स्मूथ रहेगा, वहां पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ये 99% प्रॉब्लम्स में आपके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहते हैं, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन भी है। चमका क्या? ठीक है, तो ये कंडीशन वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका मेथड, क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। आपका मेथड बोलता है फॉर एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोप, जो कि हमेशा वैलिड होता है। स्ट्रिंग और रोप जो होते हैं बाबू वो हमेशा आपके इनएक्सटेंसिबल ही होते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होता है वो एक्सटेंसिबल होता है, स्ट्रिंग और रोप आपके हमेशा क्या होते हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इसलिए हम ये लिख रहे हैं फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोप, network done network done by the tension on the masses will be zero। यही आपका मेथड का लॉ है या रूल है जिसको हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग जो है वो आपका इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है हमेशा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो सारे स्ट्रिंग और रूप आपके इनएक्सटेंसिबल ही होते हैं। आपके घर में भी कोई रस्सी पड़ा हो, आप उसको पकड़ कर खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, है ना। तो स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग पड़ा हो, स्प्रिंग को पकड़ कर खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो हम लोग जनरली रोप और स्ट्रिंग को हमेशा इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। ठीक है, तो फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोप, नेटवर्क डन बाय द टेंशन ऑन द मासेस विल बी जीरो, है ना। मतलब जितने भी मासेस कनेक्टेड हैं उन सब पे टेंशन फोर्स लगेगा, उन सारे टेंशन फोर्सेस का आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, और वो टोटल वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो। इसी चीज को अगर हमको न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ टी इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये टी डॉट एक्स है, टेंशन भी फोर्स है और एक्स भी आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। ये टी डॉट एक्स क्या होगा, ये वर्क डन होगा, और समेशन लगाने का मतलब है कि सारे वर्क डन, सारे टोटल वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि ये एक वर्क इक्वेशन है। तुम टेंशन मत लो, हम सारे क्वेश्चंस तुमको बना बना कर दिखाएंगे, अभी तुम बस समझ जाओ कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हम इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दें, है ना, अगर हम इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ टी
डॉट वी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बाबू आपका समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे पावर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? पावर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे पावर? देखो टेंशन और वी है, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ टी फोर्स है और ये क्या है? वी इज वेलोसिटी। अरे डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी या ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, तो वो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो f डॉट वी आ जाएगा, है ना। और f डॉट फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर होता है जूल, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है? पावर। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पावर इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन जो है ना बाबू, ये ऑलवेज वैलिड है। ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये ऑलवेज वैलिड है। इसका मतलब क्या है हम तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सिस्टम में दो मासेस हैं, ठीक है। एक मासेस है m1 और एक मास है m2। इसके डिस्प्लेसमेंट को x1 बोल रहे हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को x2 बोल रहे हैं। और मान लो ये रिलेशन आता है x2 इज 2 टाइम्स ऑफ x1। तो आपको ये पता चल गया कि अगर x1 डिस्प्लेसमेंट होगा एक मास का, m1 मास अगर x1 मूव करेगा, तो आपका जो m2 मास है वो 2 टाइम्स x1 मूव करेगा। मतलब अगर m1 मास 2 मीटर चलता है तो m2 मास आपका 4 मीटर चलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको इनके दो मासेस के बीच में वेलोसिटीज का भी रिलेशन मिल जाएगा। मतलब आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि v2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स v1। ये इस तरीके की चीजें ऑलवेज ट्रू होती हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो हैं वो ऑलवेज ट्रू होती हैं, है ना। मतलब अगर आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है मासेस के बीच में, तो आप आराम से उसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। लेकिन नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, है ना बाबू। देखो अभी ना हम इस बोर्ड पे सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो, लेकिन मेरे साथ ये वाला क्लास और अगले वाला क्लास बने रहो। तुमको अगले क्लास तक ये पूरा बोर्ड का लिखा हुआ हर एक बात तुमको समझ में आ जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। कुछ बच्चे फिर बोलते हैं कि सर अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि dv बाई डी टी इस बार क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। लेकिन या ये दोनों तो हमेशा वैलिड हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन हमेशा वैलिड नहीं होता, है ना। मतलब आप अगर लिखना चाहो तो आप a2 के बराबर 2a1 लिख भी सकते हो, और a2 के बराबर 2a1 नहीं भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबिलिटी हैं। मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि हर बार जो रिलेशन वेलोसिटी का होगा बस उसको डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाकर दिखाएंगे, जहां पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन हूबहू मिलेगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराएंगे जहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन जो है वो इस मतलब एक्सेलरेशंस का रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो हम इसके बारे में बस इतना कमेंट कर सकते हैं कि नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। हमेशा ट्रू होगा ये बात सही नहीं है। कब ट्रू नहीं होगा हम अभी लिख देते हैं, समझाएंगे हम आपको जब इसका क्वेश्चन आएगा तब। व्हेन एंगल चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, है ना। इसको बस अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो, समय आने दो, हम तुमको एकदम चकाचक बताएंगे कि मेरा इस बात से क्या मतलब है। बाकी इन दोनों के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का आएगा वही रिलेशन हमेशा वेलोसिटी का आएगा, लेकिन जो रिलेशंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के आएंगे एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन का आए, ये 100% केसेस में ट्रू नहीं है।
है ना। कब ट्रू नहीं है? जब एंगल चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। आप देखोगे जब मासेस मूव कर रहे हैं तो कोई एसोसिएटेड एंगल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, वो चेंज कर रहा है। अगर इस तरीके की चीजें जब आ जाती हैं सिचुएशन में, तो एक्सेलरेशंस एग्जैक्टली उस रिलेशन को फॉलो नहीं करते जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी करते हैं। टाइम बिंग के लिए बाबू प्लीज जो बता रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो कि सर क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं। क्वेश्चंस आने दो, हम आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। बोलो चमका कि नहीं चमका? ठीक है। एक बार देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, मतलब जो मासेस स्ट्रिंग या पुली या रोप के थ्रू कनेक्टेड हैं, है ना, उन मासेस के बीच के मोशन पैरामीटर्स का रिलेशन निकालना है। जैसे एक मास का वेलोसिटी अगर v है, तो बताइए दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। उसके लिए टेंशन जो है वो पूरे रस्सी में कांस्टेंट होना चाहिए, और टेंशन कांस्टेंट हो उसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। स्ट्रिंग और पुली आपके मासलेस होने चाहिए, और देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाएगा तो एक रस्सी पर मूव करने के दौरान उसका टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। और रस्सी पे अगर टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इस मेथड से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स नहीं निकाल पाएंगे। ये दोनों कोई ऐसे एजम्पशन नहीं है कि सर आपने तो एजम्पशन मान लिया। आपके 99% क्वेश्चंस में ये एजम्पशंस हमेशा रहता है। आप कभी न्यूटन लॉ पढ़े होंगे या क्वेश्चंस बनाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में लिखा रहता है कंसीडर स्ट्रिंग एंड पुली टू बी मासलेस एंड पुली टू बी स्मूथ। इन दोनों का मतलब है कि मास नहीं है और फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये बोलता है वर्चुअल वर्क मेथड फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और रोप हमेशा आपके इनएक्सटेंसिबल ही होते हैं, मतलब जब उन पर फोर्स लगेगा तो उनकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी नहीं। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग नेट वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द मासेस विल बी जीरो। ठीक है, नेटवर्क डन, कौन से फोर्स का नेटवर्क डन निकालना है? टेंशन, मतलब मासेस पर जितने भी टेंशन फोर्सेस लग रहे होंगे उन सारे टेंशन फोर्सेस के कारण आपको क्या निकालना है? वर्क डन। और वो किसके बराबर होगा? जीरो। तो इसी चीज को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, टेंशन का वर्क निकालना है तो टेंशन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टी डॉट एक्स, है ना। और समेशन निकालना है, टोटल निकालना है, इसलिए समेशन का साइन आया, और वो सब मिलकर किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ये वर्क इक्वेशन है। अगर हम इसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो टी डॉट एक्स हो जाएगा टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। जब तुम इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो टेंशन तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएट सिर्फ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, तो वो हो जाएगा वी, टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। इसको आप बोल सकते हो पावर इक्वेशन। ये दोनों हमेशा वैलिड होते हैं। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया है कि अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है, m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, और अगर आपको पता चलता है कि x2 इज टू टाइम्स ऑफ x1, तो आप सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको इन दोनों मासेस के बीच में वेलोसिटी का भी रिलेशन पता चल जाएगा। v2 विल बी इक्वल टू टू टाइम्स v1, इसलिए मैंने ये लिखा है ऑलवेज ट्रू। है ना, मतलब जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का आएगा एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो a2 इक्वल टू टू a1 आएगा। तो वही बात हम ये बता रहे थे आपको कि जब आप इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू जीरो, ये हमेशा सही नहीं होता। ये सही हो भी सकता है, 90-95% केसेस में ये सही होता है, लेकिन 4-5% प्रॉब्लम्स जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उसमें उनको ये बात नहीं पता होता कि जैसे v2 इक्वल टू टू वी वन आया है तो हमेशा a2 इक्वल टू टू a1 नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? तो जब मोशन के दौरान एंगल चेंज होने लगेगा। आप देखोगे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि जब बॉडी मोशन में आएंगे तो उनसे एसोसिएटेड जो एंगल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होंगे। तो जब ऐसा चीज आ जाएगा तो वहां पर एक्सेलरेशन का समेशन टी डॉट ए इक्वल टू जीरो वैलिड नहीं होगा। वहां पर किस तरीके से चीजें निकाली जाती हैं, सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो, तो अब हम लोग इन चीजों को क्वेश्चंस में लगाएंगे। है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू आपको टेंशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ाया था, टेंशन फोर्स क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके पास ये एक मास है और यहाँ पर ये एक मास है। ठीक है, मान लेते हैं ये मास 2m है और ये मास m है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट x है तो इसकी कितनी होगी, या इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी कितनी होगी, या इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो इसकी कितनी होगी। तो इसके लिए आपको टेंशन दिखाना पड़ेगा। तो टेंशन का फोर्सेस हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ये टेंशन का फोर्स हो गया। अच्छा, यहाँ से चलते 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 बीच में कहीं कोई मास नहीं आया है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, तो हर जगह टेंशन सेम होगा। तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T। सिंपल है। चलो, अब मान लो m और 2m है, तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि भारी वाला मास नीचे आएगा। तो अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे में x मान ले, इसके ऊपर में हम कुछ x1 मान लेते, इतना तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि भाई ये भारी है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको इस x और x1 के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको नेट वर्क डन बाय द टेंशन को जीरो करना है। तो बताओ टेंशन का फोर्स इस वाले ब्लॉक पर या इस मास पर कितना वर्क करेगा। टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे -t × x प्लस, अब इसका टेंशन ऊपर ही लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, तो t और x1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री। तो ये आएगा +t × x1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से आएगा t(x1) = t × x, तो टेंशन टेंशन कट जाएगा, तो x1 = x। मतलब ये वाला बॉडी अगर 2 मीटर नीचे आएगा तो ये बॉडी 2 मीटर ऊपर जाएगा, ये बॉडी अगर 5 मीटर नीचे आएगा तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो v1 जो है वो v के बराबर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो a1 जो है वो a के बराबर आ जाएगा, है ना। मतलब इसका वेलोसिटी नीचे में v होगा तो इसका ऊपर में v होगा, इसका अगर नीचे में एक्सेलरेशन a होगा तो इसका ऊपर में एक्सेलरेशन a होगा, है ना। देखो x1 = x और v1 = v, ये दोनों तो हमेशा वैलिड होंगे, लेकिन क्या एक्सेलरेशन भी वैलिड होगा? हाँ बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि जब ये मासेस मूव कर रहे हैं तो कोई एसोसिएटेड एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। नॉर्मली ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रहा है, ये वर्टिकली ऊपर ही जा रहा है, तो मोशन के दौरान कोई एंगल का चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर ये वैलिड है। बोलो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में कितने लोगों को समझ में आ गया? इस टाइप के मशीन को एक फेमस नाम है, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, है ना, एटवुड मशीन। चमका क्या? आइए। छोटू सर पटना में है, नहीं आ ही रहा है, जाइए ना सर ऊपर। अच्छा, क्लियर है क्या? सॉरी वो ये आ गया था। क्लियर है ये चीज? इधर देखो, ये क्लियर हो गया। चलो, अब यहाँ पे ये एक मास है, ये एक मास है ना। हम मान लेते हैं फिर कि ये मास 2m है और ये कुछ मास m है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा टाइमिंग के लिए। तो चलो यहाँ पे टेंशन ऐसे दिखेगा, टेंशन 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 टेंशन
टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, ऐसा है ना। देखो ये एक रस्सी है, यहाँ से चले 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 घूमे 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 और फिर यहाँ से लेके ऊपर चले गए। मतलब इस जगह से लेके इस जगह तक ये पूरा रस्सी सेम है, और यहाँ पे एक दूसरा रस्सी कनेक्टेड है। ठीक है, दो रस्सी है यहाँ पर, है ना। आप बोल सकते हो दिस इज स्ट्रिंग 1 और ये आपका है स्ट्रिंग 2। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सारे स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना है। तो हम इधर की टेंशन अगर टी मान लें, तो चल रहे यहाँ से चल रहे, चलते 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 ऊपर चले गए, बीच में कोई मास तो आया नहीं, तो हर जगह टेंशन टी टी होगा। ठीक है, अब इस वाले में कितना टेंशन होगा, हम मान लेते हैं इस वाले में टेंशन कुछ T1 है। ठीक है, तो तुम इस वाले पुली को देखो, जब तुम इस वाले पुली को देखोगे, है ना, इस तरीके से जब तुम देखोगे इस वाले पुली को, तो इधर एक टेंशन टी ऊपर और इधर एक टेंशन टी ऊपर, तो टी और टी ऊपर लग रहा है, और नीचे एक टेंशन लग रहा है T1, लेकिन पुली के पास कोई मास नहीं है। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे दो टी ऊपर लग रहा है और एक T1 नीचे लग रहा है, तो हम 2T माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखेंगे। इसलिए हम बोल रहे थे कि आपको पिछला क्लास आना चाहिए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए लगाया है, ऊपर वाला फोर्स 2T है, नीचे वाला फोर्स T1 है, तो इसको प्लस ले रहे हो तो ये माइनस होगा, तो नेट फोर्स होगा 2T माइनस T1, और इसके पास कोई मास नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो 2T इज इक्वल टू T1। इसका मतलब ये T1 जो है ये भी 2T के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहां जहां मासेस है वहां पर कितना टेंशन लग रहा है ये देखो। ये वाला मास है, हम मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे में कुछ x है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर में कुछ x1 है। ठीक है, तो इसका वर्क डन कितना होगा, टेंशन का वर्क निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे 2T टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, -2T इंटू एक्स प्लस। अब ये वाला मास पकड़ो, इस पे टेंशन कितना है T, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, है ना, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू नेट वर्क डन किसके बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा Tx1 इज इक्वल टू 2Tx, तो T से T कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, है ना। इसका मतलब अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये 2x ऊपर जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से v1 किसके बराबर आ जाएगा, 2v के बराबर। तो अगर ये v नीचे आएगा तो ये 2v ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर मोशन के दौरान, मासेस के मोशन के दौरान कोई एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ये सिंपल वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, तो एक्सेलरेशंस के लिए भी ये बात वैलिड है। तो आप बोल सकते हो कि a1 विल बी इक्वल टू 2a। तो यहाँ अगर ये a के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये 2a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो एक बार चमका दो कि हाँ चमक गया सर। बहुत आसान है बाबू, 2-3 क्वेश्चन बस अच्छे से देख लो, फिर तुमको एकदम जिंगा लाला हु हो जाएगा। है ना, 1-2 क्लास के बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्सेस के इक्वेशंस लिखेंगे, तो वो इक्वेशंस आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस पता होंगे। आपको पता होगा कि ये एक्सेलरेशन अगर a है तो ये एक्सेलरेशन 2a है, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बहुत बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो इस पे लगाओ। यहाँ पे 3 मासेस हैं, 1 मास, 2 मास, 3 मास। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशंस निकालना है। ठीक है, पहले टेंशन लिखेंगे। यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे, ऐसा।
यहाँ से चलोगे, चलते 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 घूम के यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पूरा रस्सी सेम है, और यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई मास भी नहीं है, ना इन पुलिस के पास कोई फ्रिक्शन है, तो हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम। ये टी, तो ये भी टी, तो ये भी टी। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये पुली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, तो इनके बीच में भी पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक, इनके बीच में भी कोई मास नहीं है, तो टेंशन सेम होगा। तो ये हो गया T1, तो ये हो गया T1। फिर तुम इस बीच वाले पुली को देखो। तुम अगर इस बीच वाले पुली को फिर देखोगे तो तुमको फिर कुछ ऐसा ही लगेगा जैसा अभी तुमको पिछले बार लगा था। इस पुली पर ऐसा कनेक्टेड है, इस पुली पर नीचे दो टेंशन है, T1, T1, और ऊपर एक टेंशन लग रहा है T। इसके पास मास ऑफ पुली क्या है, 0 है। तो फिर आपका यहाँ से T इज इक्वल टू 2T1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2T1 है, ये 2T1 है, और ये 2T1 है। यहाँ तक पहले बोलो, पर सबसे पहले तो यही काम करना है कि जितने टेंशन है, टेंशन्स की वैल्यू निकालनी है कि किस रस्सी में कितना टेंशन लग रहा है। यहाँ तक चमका कि नहीं चमका? ठीक है। अब क्या होगा, अब हम मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कि ये पूरा चीज नीचे आएगा, इंडिविजुअली ये दोनों मासेस भी ऊपर नीचे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये नीचे हुआ विद एन एक्सेलरेशन A1, ये ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A2, और ये पूरा चीज नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन A3। देखो ना, हम मान लेते हैं कि ये 5 kg का है, ये 1 kg का है, तो अगर ये 5 kg का भी तुम इतना भूल जाओ, बस इसको देखो, ये 5 kg का है और ये 1 kg का है, तो ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, और ओवरऑल ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा क्योंकि इस पे ये मासेस लटका हुआ है, तो ये पूरा नीचे आएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तो ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 3 मासेस हैं, हम तीनों के एक्सेलरेशंस को अलग अलग मान लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, या तुम डिस्प्लेसमेंट्स के टर्म्स में भी खेल सकते थे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लगाएंगे वर्क डन। ये T1 ऊपर, A1 नीचे, तो ये होगा -T1 × A1। यहाँ T1 ऊपर, A2 भी ऊपर, तो ये +T1 × A2। और यहाँ पे 2T1 ऊपर और A3 नीचे, तो -2T1 × A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -T1 A1 +T1 A2 इज 2T1 A3। तो T1 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 कट जाएगा, यहाँ से आएगा A2 - A1 इज इक्वल टू 2A3। तो A2 इज इक्वल टू A1 + 2A3। देखो रिलेशन आ गया। हाँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ ऑल मासेस, है ना? अच्छे से देख लो। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप नहीं ध्यान दोगे तो आपसे न्यूमेरिकल आगे बनेगा ही नहीं। जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये 3 मासेस के बीच में एक्सेलरेशंस किस तरीके से रिलेटेड है, तो आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन? एक मिनट, एक मिनट, ये नीचे आया, ये ऊपर, ये पूरा का पूरा नीचे आया, तो ये ऊपर जाएगा ना A3, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A3, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस, ये माइनस, A1 -2A3 हो जाएगा। हाँ, है ना, ये पूरा नीचे भारी है, तो ये नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 2T1 भी ऊपर, A3 भी ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, करने का तरीका बाबू यही है, यही सिंपल सा चीज है। बस आपको हर जगह टेंशन का वर्क डन निकालना है, सारे टेंशन के वर्क को जोड़ देना है, इक्वल टू 0 के बराबर कर देना है। एक बार अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।
ठीक है, चलो इस पे लगाएंगे। यहाँ पे कितना मासेज है, ये एक मास है, ये एक मास है। पहले तो टेंशन दिखाओ। टेंशन इधर, 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 इधर। ठीक है, देखो अब यहाँ से एक रस्सी कनेक्ट हुआ, यहाँ से आया आया आया, घूम के इधर चला गया, फिर घूम के ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये सारा एक ही रस्सी है। ये डिफरेंट रस्सी है, ये डिफरेंट रस्सी है, तो टोटल 3 रस्सी हैं। ठीक है, अब यहाँ के टेंशन को टी मानोगे तो ये टी, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, ये सब टी टी है ना। फिर देखो इसी जैसा बात है यहाँ पे भी। अगर तुम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2 टेंशन ऊपर, इधर को T1 मानोगे। इसके पास कोई मास तो है नहीं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2T, और ये भी कितना हो जाएगा, 2T, और ये तो T है ही। खत्म, बन गया क्वेश्चन। देखो ना यहाँ पे तुम फिर इसी तरीके से करो, बार बार हम करेंगे नहीं, तुमको आना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे तुम दोनों टेंशन्स को ऊपर दिखाओगे और ये एक नीचे है। ये टेंशन टी टी है, मान लो इधर का टेंशन T1 है, तो फिर वही लिखोगे 2T माइनस T1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पुली का मास है ही नहीं। तो T1 किसके बराबर आ जाएगा, 2T, तो ये 2T, तो ये भी 2T हो गया। अब इस वाले मास पे टेंशन लग रहा है T, है ना, मान लो ये पूरा भारी बड़ा लग रहा है, तो मान लो ये नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन से, फॉर एग्जांपल A, है ना, तो इसकी एक्सेलरेशन, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं। ये कितना वर्क डन करेगा, इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 2T, 2T और T, टोटल 5T। 5T ऊपर, A नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव 5T इंटू A प्लस, इसका इस पे टेंशन कितना लग रहा है T, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो प्लस T इंटू A1 इज इक्वल टू 0। तो T इंटू A1 इज इक्वल टू 5T इंटू A, तो T कट जाएगा, तो A1 विल बी इक्वल टू 5 है। मतलब अगर ये A के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये 5A के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो ये 5v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, सेम चीज। बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है, चमका या नहीं चमका, ठीक है। ये ट्राई करो, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक है, उस बड़े से ब्लॉक से यहाँ से पुली कनेक्टेड है, और ये सारा एक पुली का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक ब्लॉक ए है, और ये बड़ा वाला ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A0। तो आपको इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, चलो पहले तो तुम टेंशन दिखाया करो, कुछ करने से पहले यही दिखाया करो यहाँ पे ऐसे। है ना, ये एक ही रस्सी है जो पूरे में घूम रहा है, तो हर जगह टेंशन कितना होगा, टी, 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 हर जगह टेंशन टी ही होगा। ठीक है, अब बाबू तुम थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इस ए वाले ब्लॉक को देखो, जिसको तो जिसका एक्सेलरेशन तुमको कैलकुलेट करना है। क्या ये ए वाला ब्लॉक जो है वो इस बी वाले ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल। तो अगर ये बी वाला ब्लॉक अगर ए नॉट से इधर राइट मूव कर रहा है, और क्योंकि ए इसके साथ अटैच्ड है या चिपका हुआ है एक तरीके से, तो इस ए के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही एक्सेलरेशन आ जाएगा। पहले इस बात को अच्छे से समझो। हाँ, पहले अच्छे से इस बात को अच्छे से समझो। देखो, ये वाला ब्लॉक ए जो है वो इस बड़े वाले ब्लॉक बी के साथ कनेक्टेड है, या अटैच्ड है, या टच कर रहा है। तो बी वाले ब्लॉक को अगर तुम इधर पे एक्सेलरेशन A0 दे रहे हो राइट के डायरेक्शन में, तो क्योंकि ये ए वाला ब्लॉक बी से ही कनेक्टेड है, तो इस ए वाले ब्लॉक के पास भी इधर एक एक्सेलरेशन आएगा राइट में। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे ये बी वाला ब्लॉक आगे जाएगा,
है ना। तो ये वाला ए वाला ब्लॉक जो है ये ऊपर नीचे भी आएगा, है ना। देखो जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये रस्सी थोड़ा सा यहाँ से लूज होगा तो ये ए थोड़ा सा नीचे आएगा, तो नीचे कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करें तो ऑलरेडी इसके पास ए नॉट आई कैप है, लेकिन ए वाई कितना है ये नहीं पता, तो ए वाई कैलकुलेट करना है, यही वाला चीज आपको कैलकुलेट करना है ना। देखो इस ब्लॉक के पास दो तरीके के एक्सेलरेशंस होंगे, एक वर्टिकल एक्सेलरेशंस होगा, ये स्ट्रिंग टाइट या लूज होगा उसके कारण, और एक इसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका वही होगा जो इस बड़े वाले ब्लॉक बी का है, क्योंकि बड़ा वाला ब्लॉक अगर इधर आ रहा है और ये उसके साथ ही कनेक्टेड है तो इसको भी राइट में वो एक्सेलरेशन मिल ही जाएगा। तो ए जो है वो ए नॉट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा, तो ए इसका एक्स एक्सेलरेशन तो यही होगा, ए नॉट ही होगा। अब वाई का कितना होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है चलो, बस लगाओ वर्चुअल मेथड। बड़े बड़े वाला ब्लॉक से कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये टी और ये 2t, तो इन दोनों का वर्क डन कितना हो जाएगा 2t इंटू ए नॉट, और इसका कितना कनेक्टेड है। अब ये दोनों ये आगे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर ए वाई मान लेते हैं, तो ये होगा माइनस टी इंटू ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी इंटू ए वाई इज इक्वल टू 2t इंटू ए नॉट, ये कट जाएगा, तो ए वाई विल बी इक्वल टू 2a0। इसका मतलब अगर ये ए नॉट के एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका वर्टिकल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो है वो 2a0 होगा। तो आपका ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए हो जाएगा ए नॉट आई कैप माइनस 2a0 जे कैप, है ना। नीचे आ रहा है ना इसलिए माइनस लिखा है। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस 4a0 स्क्वायर, दैट इज √5a0 आंसर। मतलब अगर ये वाला ब्लॉक सिर्फ ए नॉट के एक्सेलरेशन से चले तो इस ए वाले ब्लॉक के पास नेट एक्सेलरेशन √5a का आएगा, इसमें ए नॉट इसका हॉरिजॉन्टल है और 2a इसका या 2a0 इसका डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन है। देख लो बाबू अच्छे से, इसको लगाने में कोई दिक्कत आपको। देखो हम बताते हैं, सुनो सुनो सुनो। इस बड़े वाले ब्लॉक पर कितना टेंशन लग रहा है, तीन टेंशन्स लग रहे हैं, एक ये टी, एक ये टी और एक ये वाला टी नीचे वर्टिकल वाला टी। लेकिन इस वर्टिकल वाली टी को देखो और इस ए नॉट को देखो, ये दोनों ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका जो टी डॉट ए आएगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो इस वाले टेंशन और इस वाले एक्सेलरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। लेकिन ये वाला टी और ये वाला टी देखो, ये टी और ये टी मिलके 2t हो गया, और ये दोनों और ये एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया, तो 2t इंटू ए नॉट हो गया एक्सेलरेशन। और इस वाले ब्लॉक पे तो सिर्फ एक ही टेंशन एक्ट कर रहा है, कौन सा, ये टी, तो ये टी इंटू ए वाई, यहाँ से ए वाई निकल गया। तो इस बड़े वाले ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल में ए नॉट और एक वर्टिकल में 2a0। ये ए नॉट से आगे जा रहा है और 2a0 से नीचे आ रहा है, दैट्स इट। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक दिन में 10 क्वेश्चन ही करो, लेकिन अच्छे से करो, समझ समझ के करो, जल्दी जल्दी हड़बड़ा के फटाफट भगा के कोई फायदा नहीं है, आपको सीखने पर फोकस करना है। क्लियर है क्या। चलो इधर आओ, इधर देखो, इसमें एक बड़ा सा ये इंक्लाइन प्लेन जैसा वेज दिख रहा है जो इधर वी बी के एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो आपको इस पे वी ए निकालना है। ठीक है, आपको वी ए निकालना है। चलो तुम सबसे पहले तो टेंशन दिखाया करो, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, यही टेंशन लग रहा है, टी और टी। इस टी के अगर तुम देखोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा टी कॉस अल्फा और इधर एक वर्टिकल आ जाएगा नीचे में टी साइन अल्फा। हम अभी आपको स्टार्टिंग में आधा घंटा पहले बताए थे कि जब भी फोर्स किसी एंगल पर रहे तो तुम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, इसको एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है।
चलो देखो हम बताते हैं। ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम आपको एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पर भी एक ब्लॉक से अटैच था, इसके पास ए नॉट एक्सेलरेशन राइट में था, तो इसके पास भी राइट में ए नॉट आया था। सिमिलरली फिर ये वाला जो ए ब्लॉक है, ये इस वेज के साथ या इंक्लाइंड प्लेन के साथ अटैच्ड है। अगर इंक्लाइंड प्लेन इधर वीबी के वेलोसिटी से चलेगा, तो ए के पास भी इधर एक वीबी वेलोसिटी आ जाएगा। इसका मतलब हम वी ए अगर वेक्टर लिखना चाहें, तो मेरे पास वी बी आई कैप पहले से प्रेजेंट है। अब इसका वर्टिकल कितना होगा वही निकालना है, तो प्लस वी वाई जे कैप निकालना है। यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। उसके लिए हम कंस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। चलो, इस बड़े वाले ब्लॉक पे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है बताओ? तीन टेंशन। एक ये टी, एक ये टी साइन अल्फा, और ये टी कॉस अल्फा। ये टी, ये वाला टी और ये टी साइन अल्फा दोनों इस वी बी के परपेंडिकुलर हैं। तो टी डॉट वी करोगे तो कॉस 90 के हिसाब से जीरो हो जाएगा। तो आएगा सिर्फ क्या, टी कॉस अल्फा। और टी कॉस अल्फा ये है, तो इसका आ जाएगा टी कॉस अल्फा इंटू वी बी। सही है। प्लस, अब ये जो टेंशन है इसका इधर एक्सेलरेशन हम सॉरी वेलोसिटी कुछ वी वाई मान लेते हैं, तो इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा है, ये नीचे। तो इसका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये होगा माइनस टी इंटू वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, जीरो। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टी कॉस अल्फा वी बी इक्वल टू टी वी वाई। तो टी टी कट जाएगा, वी वाई विल बी इक्वल टू वी बी कॉस अल्फा। चेक करो। ठीक है, तो आपका वी ए वेक्टर जो है वो आ जाएगा वी बी आई कैप, और ये नीचे ही आएगा। ये इधर आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो माइनस वी बी कॉस अल्फा जे कैप। सो सिंपल, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये क्वेश्चन है। है ना, बस इसमें ध्यान रखना है कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये ऑलरेडी इन जिनसे कनेक्टेड हैं, अगर ये इधर आ रहा है इधर v के एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से या a के एक्सेलरेशन से, तो इनके पास भी v की वेलोसिटी और a का एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में पहले से है। बस आपको टेंशन का मेथड लगा के वर्क वाले मेथड से आपको वी वाई कैलकुलेट करना है। इसमें ए वाई करना था, इसमें वी वाई करना है। बोलो क्लियर है? अच्छे से देख लो, देख लो, आराम से देख लो, हड़बड़ाना नहीं है। डन।
ट्राई करो इसको। हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। आपके पास यहाँ पर एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड जैसा है और इसके ऊपर ये एक बीड है ना, बीड जैसा है। तो जब ये ब्लॉक ऊपर नीचे होंगे तो ये बीड इस पर ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको ऊपर में v वेलोसिटी दे दी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है ना। ये जो बीड है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऐसे ऐसे मूव करेगा, है ना। टेंशन्स की बात करोगे तो यहाँ दिखा लो आप ऐसे ऐसे। रस्सी तो हर जगह एक ही है, तो टेंशन तो हर जगह टी टी ही लगेगा। ट्राई करो। ट्राई करो बाबू, ट्राई करो। मेरे हिसाब से अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये बीड इधर हॉरिजॉन्टल आगे जाएगा ऐसे, और जब ये आगे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। देखो ना, बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पूरा रस्सी इधर जाएगा तो ये बीड इधर जाएगा, क्योंकि बीड तो हॉरिजॉन्टल ही मूव कर सकता है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बीड इस पे इधर जाएगा, जैसे ही ये बीड इधर जाएगा ये वाला स्ट्रिंग और वर्टिकल होगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ट्राई इट, कैसे करोगे। इसकी वेलोसिटी को हम इधर कुछ v1 मान लेते हैं कि ये v1 है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा t cos 37 और एक परपेंडिकुलर इधर जाएगा t sin 37। तो इस टेंशन और इस वेलोसिटी, टेंशन भी ऊपर वेलोसिटी भी उधर, तो t इंटू वी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब तुम इस वाले पर जाओगे तो t sin 37 और v1 आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो इस वाले फोर्स का कोई कंपोनेंट या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। t cos 37 और v1 जो है वो आपस में अपोजिट है, तो इसका आएगा t cos 37 इंटू वी1, दिस विल बी इक्वल टू 0। इतने पार्ट के लिए पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ से टी वी इज इक्वल टू टी कॉस 37 इंटू वी1 आएगा, तो t से t कट जाएगा। कॉस 37 कितना होता है, ये ट्रायंगल बाबू हमेशा याद रखना, ये 37, ये 53 और ये 90, ये 3, ये 4, ये 5। तो cos 37 विल बी 4/5, तो 4/5 टाइम्स v1, तो v1 कितना आएगा 5v/4, है ना। मतलब अगर ये v से इधर जाएगा तो ये 5v/4 से इधर जाएगा, है ना। अब तुम आधे पार्ट में ये काम कर लिया, अब तुम आधे पार्ट में ये काम कर लो। अब तुमको पता है, अब तुम ये हटा सकते हो यहाँ से। अब तुमको इतना पता चल गया कि ये इधर जा रहा है 5v/4 से। तो अगर ये 5v/4 से जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस विल बी t cos 53, और एक इधर आएगा t sin 53। तो फिर t sin 53 ऐसा है और 5v/4 ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 0 हो गया। अब ये कितना बचा, t cos 53 भी इस और 5v/4 भी इस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। तो क्या लिखोगे, t cos 53 डिग्री इंटू 5v/4। ठीक है, अब यहाँ तो टेंशन ऊपर है और ये v नीचे है, दिस विल बी माइनस t इंटू वी इज इक्वल टू 0, है ना। इसको कुछ मान लो वी सी, कुछ मान लो वी सी। ठीक है, तो cos 53 कितना होगा, यहाँ से देखो 3/5, तो दिस विल बी t इंटू 3/5 इंटू 5v/4 इज विल बी t इंटू वी सी। तो t से t कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, वी सी विल बी इक्वल टू 3v/4। यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 3v/। देखो बस हमेशा याद रखा करो, टेंशन का फोर्स देखो और अपना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट देखो। अगर 90 डिग्री पे है तो 0 आएगा, ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा, और सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव जाएगा। एंगल पर भी है तो देखो मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया और कंपोनेंट में ब्रेक करके अपना काम कर लिया।
अच्छे से देख लो। बोलो क्लियर है? बहुत सिंपल था देखो, आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे तीन मास है, एक ये वाला मास, एक ये वाला मास और एक ये वाला मास। ये वाला मास जो है वो वर्टिकली ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये वाला मास जो है वो इस हॉरिजॉन्टल रॉड में फिक्स करके रखा गया है। तो इसके ऊपर नीचे होने से, इनके ऊपर नीचे होने से ये सिर्फ इस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर मैंने इस वाले ब्लॉक को ऊपर में कुछ वेलोसिटी v दे दिया, तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे में कितनी होगी ये निकालना है। तो कॉमन सेंस से सोचो, अगर तुम इस ब्लॉक को ऊपर किसी वेलोसिटी से जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला चीज इधर मूव करेगा। तो पहले पहले स्टेप में हमको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर हम इस v वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंकते हैं तो ये आगे कितने से जाएगा। उसके लिए मैंने एक बार वर्चुअल वर्क मेथड लगाया, तो पता चला कि अगर ये v से ऊपर जाएगा तो ये 5v/4 से आगे जाएगा। सिंपल। क्लियर है ना? उसके बाद अगर ये 5v/4 से आगे जाएगा, सोचो ये ब्लॉक अगर जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो दो बार वर्चुअल 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 वर्क मेथड लगाया, एक बार इसके और इसके बीच में और एक बार इसके और इसके बीच में। इसके बीच में लगाया था तो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी पता चल गई। और इसके बीच में लगाया तो इसकी वेलोसिटी पहले स्टेप से पता चल गई थी, तो इसकी वेलोसिटी पता चल गई। वो लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। पहले टेंशन दिखाओ। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का निकालना है जब आपको ये कंडीशंस दिए गए हैं तो। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब जगह टेंशन टी होगा, टी 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 टी। और यहाँ टेंशन 2t हो जाएगा। डन। अच्छा, पहले वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, नेगेटिव, तो -2t, 2 × t। ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए देखो, यहाँ पे टेंशन 2t ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो +2t × 3। और यहाँ पे टेंशन ऊपर और इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं टाइमिंग के लिए कि ऊपर ही जा रहा है। तो +t × v इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो कितना हो गया ये, -2t + 60 + tv इज इक्वल टू 0। तो tv +4t इज इक्वल टू 0। तो टी वी इक्वल टू -4t, तो टी टी कट जाएगा। तो v इज -4 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस आने का मतलब है कि मैंने माना था कि ये बॉडी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बॉडी किधर जाएगा, नीचे। तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई नीचे के डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैंने वर्चुअल वर्क मेथड लगाया वेलोसिटी के इक्वेशन के हिसाब से, तो ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? अब हमको यही एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन के हिसाब से निकाल लेते हैं। टेंशन ऊपर है t, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, t × 1 प्लस आएगा ना, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, और एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 1 हो गया। यहाँ पे 2t भी ऊपर और ये भी t, तो ये भी प्लस 2t × 2। और इसके एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं नीचे में ही। ठीक है, तो +t ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो -t × a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तीन ही तो मास है, ये मास, ये मास, ये मास। टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, पॉजिटिव t × 1। टेंशन ऊपर 2t, एक्सेलरेशन भी 2 ऊपर, पॉजिटिव 2t × 2। इसका टेंशन ऊपर और इसका एक्सेलरेशन हम मान लिए कि नीचे है, तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अपोजिट हो गए, 180 डिग्री, cos 180 इज -1। तो कितना हो गया, t + 4t - ta इज इक्वल टू 0। तो 5t इज इक्वल टू ta। तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉडी नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। वेलोसिटीज भी दिए थे, एक्सेलरेशन भी दिए थे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए टी डॉट वी का इस्तेमाल कर लिया और एक्सेलरेशन निकालने के लिए टी डॉट ए का इस्तेमाल कर लिया। चेक कर लो अच्छे से, बनाओ। हुआ देखो, जितने क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं उतने क्वेश्चंस आप घर पर जाकर ऑनेस्टली अपने रफ कॉपी पे ट्राई करके इन सारे चीज़ों को बनाओ। ऐसा मत करो कि पीडीएफ तो मिल ही जा रहा है बस देख के उतार लिए, तो आप नहीं सीखोगे। आप यहाँ पर सीखो, आपको लगे कि दोबारा है तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड, आप 2 बार 3 बार उस चीज को देखो, लेकिन क्वेश्चन बनाओ खुद से। अगर तुम 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में खुद से बनाते हो, तुमको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, एक बार देख लो। ये ट्राई करो। इस ब्लॉक को तुम अगर 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इधर देते हो और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इधर देते हो, तो तुमको इस ब्लॉक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। तुम सबसे पहले टेंशन देखो कितना कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। देखो यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम, एक रस्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन टी टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2T। उसके बाद अगर यहाँ पे टेंशन T है, देखो यहाँ से एक रस्सी आया जो इस जगह से फिक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का टेंशन सेम है, टी हो गया, तो इधर 2T हो गया। अब इधर का टेंशन T है, तो इधर का टेंशन T/2 और T/2 होगा, क्योंकि तभी ये T/T/2 मिलके नीचे का T होगा, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि पुली के पास कोई मास नहीं है। अब अगर ये T/2 है तो इधर भी टेंशन T/2 है और फिर इधर भी टेंशन T/2 है, ठीक है। तो इधर टेंशन आ जाएगा T। एक बार अच्छे से देख लो पहले। देखो 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 अच्छे से देखो। बोलो क्लियर है? चलो, तो अब तुम लगा लो एक बार वेलोसिटी के लिए हम समेशन क्या लगा लेंगे, T.V = 0। तो चलो लगाओ। ये वाला ब्लॉक इधर जा, इस पे टेंशन T आगे और ये, तो ये -T/1 हो गया। टेंशन T आगे और वेलोसिटी V पीछे। और इस पे तुम मान लो कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर मान लो, ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, सॉरी एक्सेलरेशन ए और वेलोसिटी, छोड़ो ना, अभी वेलोसिटी का निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v ऊपर में है। तो 2T ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो +2T × v क्या आ जाएगा 0। तो 2T × v = T, तो T से T कट जाएगा, v = 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए निकालना है, तो समेशन T.A = 0 कर देंगे। इस पे टेंशन इस तरफ में लग रहा है T और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या लिखेंगे T × 2 प्लस में, और मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, तो इस पे 2T ऊपर और ये A नीचे, तो -2T ×
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 2t a इज इक्वल टू 2t। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे चेक करो। ये सब टेंशन वेंशन आपको लगाना है ना। अगर आपको इसमें ही प्रॉब्लम है कि हम कैसे टेंशन लिख दे रहे हैं, तो प्लीज आप पिछला लेक्चर देखिए और आज भी जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको एक बार फिर से देखिए, तब आपको क्लियर लगेगा। अरे कुछ नहीं बाबू, देखो यहाँ से एक रस्सी चला, चलते 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 यहाँ तक आया, यानी ये पूरे रस्सी में टेंशन टी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टी, अब ये टी तो ये 2t। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। अब ये टी है और यहाँ पे दो रस्सी ऊपर है, पुली के पास फिर कोई मास नहीं है, तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो नीचे फोर्स लग रहा है टी और ऊपर लग रहा है ये, इन दोनों में टेंशन तो सेम ही होगा क्योंकि रस्सी तो एक ही है। तो ये t/2 और ये t/2 हो गया। अब ये t/2 है तो यहाँ से यहाँ गया t/2, वही घूम के इधर आया तो t/2। अब ये t/2 इधर, तो इस वाले रस्सी में फिर टेंशन कितना आएगा t, क्योंकि इस पुली के पास मास नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो इधर t/t मिलकर t लग रहा है, तो इधर भी कितना लगेगा t लगेगा। उसके बाद वेलोसिटी निकालने के लिए टी डॉट वी को जीरो कर दिया और एक्सेलरेशन निकालने के लिए टी डॉट ए को जीरो कर दिया। अरे बोलो ना छोटू, चमका या नहीं चमका? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो आज एक, है ना। आज लेवल 1 था, कल हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। तुमको रिलेशन निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी वी बी वी सी एंड वी डी। वी ए वी बी वी सी वी डी के बीच में, इन चारों वेलोसिटीज के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। चलो ये तुम ट्राई करो, ये हम नहीं ट्राई करेंगे। पहले तुम हर जगह टेंशन देखो कितना आ रहा है, क्या है, कैसे है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आहा, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, पिया रे। बनाओ बनाओ बनाओ, आंसर लाओ जल्दी। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर मत जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए नो।
कैसे करेंगे, चलो कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। मान लो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, ये रस्सी इस जगह पर फिक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ तक टेंशन सेम है, टी टी टी। देखो एक रस्सी यहाँ से ऐसे घूमा, घूम के यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये टी और टी है तो ये 2t हो गया। अब ये वाला रस्सी घूमा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो गया। तो यानी इसमें भी टेंशन 2t, इसमें भी टेंशन 2t, और इसमें भी टेंशन 2t। चेक करो, देखो ये रस्सी यहाँ से चला, घूमा, घूमा, घूमा और यहाँ पे जाके फिक्स हो गया। तो इसमें 2t टेंशन है तो हर जगह 2t है। तो ये 2t और ये 2t हो गया, तो ये हो गया बाबू आपका 4t। ठीक है। अच्छा ये 2t, ये हो गया आपका 2t, तो ये भी आपका हो गया 4t। अब ये 4t हो गया तो ये भी आपका 4t हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया 4t। और ये 40 हो गया तो ये हो गया आपका 8t। ठीक है। तो जितना टेंशन हमको दिखाना था, देखो यहाँ से यहाँ तक एक टी हो गया, ये टी 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 था तो ये 2t हो गया। अब ये 2t 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 यहाँ तक 2t। अब ये 2t और ये 2t हो गया तो ये 4t हो गया। अब ये 2t ये 2t मिल गया तो ये 4t हो गया। अब ये 40 40 40 यहाँ तक, ये 40 40 तो ये 8t। बस चलो, अब तुमको तो रिलेशन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। टी ऊपर, वी डी भी नहीं ऊपर, तो टी इंटू वी डी पॉजिटिव में। फिर ये देखो 4t भी ऊपर, vc भी ऊपर, तो प्लस 4t इंटू वी भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे 8t ऊपर और वीबी भी ऊपर, तो 8t इंटू वी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा प्लस 4t इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसमें से t निकाल के उधर फेंक दो, तो वी डी प्लस 4vc प्लस 8vb प्लस 4va इज इक्वल टू 0। आंसर। आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेता तो आप ए डी प्लस 4ac प्लस 8ab प्लस 4aa इज इक्वल टू 0 कर देते। सो सिंपल। बस खाली ये देख के तुमको इतना घबरा देगा कि अरे बाप रे इतना पुली लग गया, इतना रस्सी लग गया, तो कैसे कैसे होगा। बाकी है बहुत सिंपल, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और वेज कंस्ट्रेंट तो अपना बचा ही है। यहाँ एक क्लास और लगेगा और इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके कंस्ट्रेंट मोशंस को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने फोर्स के इक्वेशंस लिखने पर, कि आपके पास अगर कोई सिस्टम दे दिया तो उस पर इक्वेशंस कैसे लिखे जाएंगे और बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। जैसे आपको इस सिस्टम के लिए फोर्स का इक्वेशन लिखना है, तो जितने मासेस हैं उतने इक्वेशंस लिखे जाएंगे। ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि इसके और इसके एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।